हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है। इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए, पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। देखिए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है ये पूछा जा सकता है, तो वी बॉक्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस बार इसका 9वां संस्करण है और पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य ने हासिल किया है। देखिए क्या करता है, तो यह रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण को प्रस्तुत करता है। देखिए इस बार का विषय क्या है, थीम क्या है? कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, अधिकतम हायरिंग गतिविधि वाले कौन से राज्य हैं? तो देखिए, हायरिंग गतिविधि वाले कौन से राज्य हैं? सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ये ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सबसे ज़्यादा है और पुणे जो है सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है। दोस्तों, आइए मैं आपको बता दूं, उच्चतम रोजगार देने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है यूपी, तीसरा है केरल, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वां है कर्नाटक। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप मैप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? बॉम्बे, मुंबई। देखिए महाराष्ट्र का राजभाषा बात कर ले तो यहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है। देखिए राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है, तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिए और लिखते जाइए। देखिए उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पर दोनों राज्यों का विभाजन हो गया था। देखिए उच्च न्यायालय बात कर ले तो बम्बई उच्च न्यायालय है जो कि मुंबई में है। विधानसभा सीटें 288 हैं। यहाँ पे विधान परिषद भी है। ये द्विसदनात्मक प्रणाली वाला राज्य है। तो देखिए यहाँ पे 78 सीटें हैं जहाँ पे 66 सीटों पर निर्वाचन होता है और 12 सीटें नामित यानी नॉमिनेटेड होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए कहाँ पे हुआ है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। तो देखिए किसने उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। देखिए इसका नया नाम, देखिए आपको मैं बता दूं, रायपुर का नया नाम अटल नगर है। तो अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। देखिए जो इंस्टीट्यूट है ये तेंदुआ में 20 एकड़ के एरिया में फैला है। देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट के माध्यम से ड्राइविंग ट्रेनीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें उनमें गाड़ी चलाने, पार्किंग, बैक करने, चढ़ाव और टर्निंग पर गाड़ी कैसे चलाना है ये सब सिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो आइए मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है रायपुर। देखिए इसका नया नाम अटल नगर भी कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये रायपुर है। यहाँ पे 28 जिले हैं। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भारत का 26वां राज्य बना था। किससे अलग होकर के बना था? ये एमपी से अलग होकर के बना था। यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर ले तो हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिलासपुर। ठीक है, देखिए राज्यपाल कौन है वर्तमान में? अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विधानसभा सीटें 90 हैं और लोकसभा सीटें बात कर ले तो 11 हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के नॉलेज बूस्टर की ओर
और आज हम सीखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो ये है दामोदर नदी। नेक्स्ट है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह नदी है गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कोसी ही है। ठीक है, जो बिहार में बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये नर्मदा नदी है। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे तो कौन सी नदी है जो उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ये नदी है ब्रह्माणी नदी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो देखिए असम राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। देखिए इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। दोस्तों देखा गया है 2014 से 2019 के बीच में हाथियों के हमलों के कारण लगभग 332 लोगों की मौत हो गई है और मानव और हाथियों के बीच में ये संघर्ष चलता आ रहा है। तो दोस्तों इसे रोकने के लिए इस रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। दोस्तों रीहब प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो देखिए हाथियों के मार्ग में मधुमक्खी पालन के बक्से स्थापित करके मधुमक्खियों की बाड़ लगाई जाएगी, जिससे हाथी मानव बस्तियों में प्रवेश नहीं करेंगे। दोस्तों इसके पहले कर्नाटक के कोडागू जिले में नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में केंद्रीय रीहब योजना की शुरुआत की जा चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए किसे सम्मानित किया गया है? रूपेश गोयल जी को सम्मानित किया गया है। तो देखिए क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है और उनके अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया है? तो अंतरिक्ष आयोग के सदस्य, भारत सरकार और इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार ने इन्हें यह अवार्ड दिया है। देखिए दोस्तों, यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है और यह क्यों दिया जाता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है राजपुरी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को दिया जाता है। देखिए कब से दिया जा रहा है? 2011 से हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। देखिए कौन सा संगठन देता है इसे? तो राजपुरी कामाक्षी मेमोरियल ट्रस्ट संगठन इसे देता है। किस क्षेत्र में देता है? भूस्थानिक विज्ञान के क्षेत्र में देता है। किनको देता है? ऐसे महान विचार और शोध करने वाले छात्रों को, युवाओं को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इन्हें दिया जाता है और इनकी मदद करने और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे फिर से हाल ही में बदले गए नामों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहली बात करेंगे लोकसभा व राज्यसभा टीवी की। तो देखिए इसका नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते जाइए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हबीबगंज स्टेशन जो कि भोपाल में है, हाल ही में इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। देखिए अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। कांडला बंदरगाह, तो देखिए इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। साबरमती घाट, ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम हो गया है अटल घाट। लास्ट में हम बात करेंगे रोहतांग सुरंग की, तो इसका नाम हो गया है अटल सुरंग। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। भाषा संगम मोबाइल ऐप को हाल ही में कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 22 भाषाओं के साथ इस ऐप को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष ने भाषा संगम ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत भर के लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न लैंग्वेजेस को सीखने और उनकी संस्कृति के करीब आने में सक्षम बनाकर एक भारत
एक श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इनमें 22 भाषाओं को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो देखिए इनका क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन नाम है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शतरंज चैंपियनशिप है किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये फीडे द्वारा विश्व चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। दोस्तों, एक कार्लसन का कौन सा खिताब था? ये 5वां विश्व खिताब था। देखिए, इन्होंने 7 अंकों की सीमा को पार करने के लिए आवश्यक 1 अंक हासिल करते हुए किसको हराया है? नेपोमनियाची को हराया है। दोस्तों, यहाँ पे फीडे की बात आई है, तो आइए मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। देखिए, वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जैसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है, दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में क्या है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। देखिए, वर्तमान में FIDI के अध्यक्ष कौन है? फीडे के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है आर्काडी डवोरकोविच। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसने पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, किसने परीक्षण किया है? हाल ही में DRDO ने परीक्षण किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे किसने डेवलप किया है? तो DRDO ने इसे पुणे के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर इसे डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है। दोस्तों, आइए पिनाका के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले जो पिनाका था वो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला मिसाइल था और इसकी मारक क्षमता केवल 38 किलोमीटर थी, लेकिन अभी अपग्रेड हो चुका है। अपग्रेड होने के बाद 44 सेकंड में ये ताबड़तोड़ 72 रॉकेट और 75 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। देखिए, पिनाका का विकास कब हुआ था? तो दिसंबर 1986 में इसका विकास शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय सेना ने साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पिनाका मार्क 1 संस्करण का उपयोग किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे DRDO की बात आई है, तो मैं आपको DRDO से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? DRDO भवन, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, पूछा जा सकता है। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। इसके वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। कर्मचारियों की बात करें तो 30,000 कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, जहाँ पर 5,000 साइंटिस्ट विशेष रूप से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, भारत के मिसाइल मैन कौन कहे जाते हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। रिस्पेक्टेड डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद सर। भारत की मिसाइल वूमेन टेसी थॉमस हैं। देखिए दोस्तों, मिसाइल कार्यक्रम भारत में कब से शुरू हुआ? तो 1983 में इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से मिसाइल कार्यक्रम शुरू हुआ। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है 1980 से लेके 2008 तक चला। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम के वास्तुकार कौन कहे जाते थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी। देखिए दोस्तों, भारत में मिसाइल का निर्माण कौन करता है? तो DRDO करता है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है निम्न मिसाइलें विकसित किए गई हैं। तो पहली है पृथ्वी, दूसरी है अग्नि, तीसरी त्रिशूल है, चौथी आकाश और पांचवी है नाग। देखिए फ्रेंड्स, नॉलेज बूस्टर की ओर फिर से चल रहे हैं और आज हम जानेंगे नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए किसे नियुक्त किया गया है? BS मुबारक जी को। नेक्स्ट है, किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य को यह पुरस्कार मिला है।
आईसीसी का स्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है विवेक जौहरी। लास्ट में बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कौन सा राज्य कर रहा है? तो देखिए मणिपुर राज्य कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कब हुआ है? तो देखिए कब हुआ है? 11 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो सरयू नहर परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और महाराजगंज के लगभग 25 से 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नहर है ये 14.0.4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। देखिए इसके अलावा साथ ही में ही कई बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को भी ये कम करेगी। देखिए इस परियोजना के तहत अन्य नदियां भी जुड़ी हुई हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें 5 नदियां हैं। पहली है घाघरा, दूसरी राप्ती, तीसरी है बाणगंगा, चौथी है सरयू और 5वीं है रोहिणी। लेकिन नहर की टोटल लंबाई बात करें तो 6600 किलोमीटर है और इन्हें 318 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से जोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको परियोजना के इतिहास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 78.68 करोड़ रुपए की लागत से 2 जिलों में सिंचाई सुविधा के लिए 1978 में इस परियोजना का शुरुआत किया गया था, जो कि बहुत छोटे पैमाने में था। लेकिन 1982 में इसका विस्तार 9 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया और इसका नाम बदलकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कर दिया गया। दोस्तों, इस परियोजना की 2021 में कितनी लागत हो गई है? बढ़कर 9800 यानी 9,802 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे सरयू नदी की बात आई है तो आइए मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए सरयू नदी के अन्य नाम हैं घाघरा, सरजू, शारदा। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में एक पहाड़ी से निकलती है। देखिए इसकी सबसे प्रमुख नदी जो सहायक नदी है वो है राप्ती। देखिए भारत नेपाल सीमा पर स्थित पंचेश्वर में शारदा नदी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। इसका जो मुहाना है कहाँ पे है? गंगा नदी में है। देखिए कौन कौन से राज्य में ये प्रवाहित होती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2, अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 5, फीडे की स्थापना कब हुई थी? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, जो भी मैंने आपको 13 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ाए हैं तो सारे आंसर्स जो हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके इसी सेशन में छुपे हुए थे। तो दोस्तों, पूरे सेशन को बहुत ध्यान से डेली सुना करिए और इस आदत को हमेशा बरकरार रखिए। निरंतरता ही सफलता का मार्ग है। दोस्तों, अब मैं आपका 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में ओएसडी के पद पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है ललित कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट है, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो देखिए कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ईडी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो देखिए हाल ही में सुरेश यादव जी का निधन हुआ है। भारत ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में कितने मेडल जीते हैं? तो देखिए भारत ने इसमें टोटल 41 मेडल जीते हैं। ठीक है, 41 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, आर्किटेक्चर के लिए 2022 रीबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया किन्हें? तो हाल ही में बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आवास योजना को 2021 से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो देखिए ये 2024 तक बढ़ा दी गई है।
आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली एयरलाइन जो ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली बन गई है, तो देखिए ये पहली एयरलाइन है इंडिगो। दोस्तों ये था 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। फॉलो कीजिए हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।